आज का हमारा जो टॉपिक है वो मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के बाद हमारे देश में क्या हुआ? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश के समय हमारे देश में बहुत सारे उपलब्धियां हुआ है। बहुत अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छा न्यायपालिका, बहुत अच्छा टैक्स का लगान वसूली, जिससे देश की आर्थिक विकास होने लगा। विदेश के लोगों का भी नजर हमारे देश में पड़ने लगा। सोने का चिड़िया है भारत करके पड़ने लगा, इसलिए विदेशी आक्रमण हुए। मौर्य वंश के बाद जो शासक बने वो देसी और विदेशी दो प्रकार से हुए हैं। देसी और विदेशी दो प्रकार से हुए हैं। हमारे देश में मौर्य वंश के बाद के समय को मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्य काल के बाद देशी शासक हुए। देशी शासक के बाद विदेशी शासक भी हुए हैं। देशी शासक और विदेशी शासक। देशी शासक में शुंग वंश, कंडा वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश, कंडा वंश, सातवाहन वंश हुए हैं। विदेश के लोगों का भी हमारे देश में नजर पड़ा। विदेश के लोग आक्रमण किए और हमारे राजाओं को हराए और अपना शासन चालू किए। इसमें मुख्य रूप से हिंदू यूनानी वंश, हिंदू यूनानी वंश के बाद शंख वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश। शंख वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश, ये चार वंश जो है मुख्य रूप से विदेशी वंश हैं जो हमारे देश में शासन किए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। लाइन से पढ़ना चालू करेंगे। शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद हमारे देश में शुंग वंश का शासन हुआ। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन रहेगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक है। बृहदर्थ की हत्या के पश्चात भारहुत स्तूप मध्य प्रदेश में पुष्यमित्र शुंग ने इनका निर्माण कराया है। ये हमको कहां से साक्ष्य मिलता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग ने मारा और शुंग वंश की स्थापना किया। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इस बात की जानकारी भारहुत की स्तूप मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ है, जिसमें शुंग वंश का वर्णन मिलता है। इस वंश को प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग क्या थे? एक ब्राह्मण थे। इससे पहले जो राजा हुए हमारे देश में वो ब्राह्मण नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद ये शुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किया। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग प्रथम है। लगातार शुंग वंश चला। लगातार शुंग वंश चलने के बाद अंतिम रूप से अंतिम शासक जो हुआ 9वां शासक भागभद्र। भागभद्र कौन सा नंबर का शासक था? 9वां नंबर का शासक है। 9वां नंबर का शासक भागभद्र ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया। भागभद्र के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ कहां है? मध्य प्रदेश के विदिशा। इस स्तंभ में भागवत धर्म अर्थात हिंदू धर्म का प्रथम स्तंभ कहते हैं। हिंदू धर्म, भागवत धर्म का प्रथम स्तंभ कहां मिला है? मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला है। भागभद्र ने इसे निर्माण कराया था। अंतिम शासक है देवभूति। शुंग वंश के बारे में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना है? पुष्यमित्र शुंग संस्थापक है। मौर्य वंश के बृहदर्थ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना किया। इसे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। 9वां शासक भागभद्र, इन्होंने गरुड़ स्तंभ का निर्माण विदिशा मध्य प्रदेश में कराया। अंतिम शासक देवभूति थे। देवभूति की हत्या वासुदेव ने किया और कंडा वंश की स्थापना किया। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या वासुदेव ने किया और कंडा वंश की स्थापना किया। अब हमारा अगला क्या आ जाएगा? कंडा वंश। कंडा वंश के संस्थापक कौन बनेंगे? वासुदेव।
संस्थापक कंडा वंश लिखिए, मेन हेडिंग संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया। शिमुक ने सुशर्मा की स्थापना है, सुशर्मा की हत्या किसने किया? सुमुक ने। किसने किया है? सुमुक ने किया है। सिमुक, शिमुक। सुशर्मा की हत्या किसने किया है? शिमुक ने किया है और सातवाहन वंश की स्थापना किया। अगला हमारा मेन हेडिंग क्या रह जाएगा? सातवाहन वंश। जो इंपॉर्टेंट है, कंडा वंश से क्या एग्जाम में पूछ सकता है? संस्थापक पूछ सकता है और अंतिम शासक पूछ सकता है। सातवाहन वंश, संस्थापक शिमुक, क्योंकि कंडा वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या शिमुक ने किया और सातवाहन वंश की स्थापना किया, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन बने? शिमुक। इसके शासन स्वयं को कहते थे मैं देवताओं के बराबर हूं। पिछले वीडियो में बताया था कि सातवाहन वंश के शासक अपने आप को कहते थे मैं देवताओं के बराबर हूं। इनके सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश के संस्थापक सातकर्णी प्रथम। इनकी पत्नी का नाम है नागनिक, एग्जाम में आया है ये। इनकी पत्नी का नाम है नागनिक। नागनिक। सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी नागनिक के नाम पर अभिलेख उत्कीर्ण कराया है। नाना घाट अभिलेख पुणे। पुणे में नाना घाट अभिलेख है, जिसको सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी नागनिक के नाम पर अभिलेख उत्कीर्ण कराया है। सातवाहन शासकों में आंध्र मृत की उपाधि धारण किया है। सातवाहन वंश ने किसकी उपाधि धारण किया है? आंध्र मृत की उपाधि धारण किया है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि तेलुगु वंश का सबसे प्रतापी राजा है। तुलु वंश का। कौन से वंश का? तुलु वंश का। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण किया है। ये तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा है। सातवाहन वंश शासकों ने आयदान, भूमिदान की परंपरा शुरू किया। आयदान, भूमिदान, जितना आय होता था उसका कुछ परसेंटेज दान करना और भूमि दान करने का परंपरा शुरू किया। शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन वंश ने। शीशा मतलब ब्रांच, कांस्य सिक्का चलाया है। समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहन वंश के समय समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। भाषा प्राकृत और बौद्ध धर्म में आस्था। सातवाहन वंश के समय कौन से धर्म में आस्था थी? बौद्ध धर्म में आस्था थी। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर वंश आया। मौर्य के बाद का शासनकाल, जिसमें देशी शासक 3 हुए, शुंग वंश, कंडा वंश और सातवाहन वंश। तो इससे जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग 60 में पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, और इससे एग्जाम में बिल्कुल आ ही जाए ऐसा कंटेंट को पढ़ रहे हैं। विदेशी शासक। अब हमारा मौर्य वंश के बाद हमारे देश में कई विदेशियों ने आक्रमण किया है, और विदेशियों ने आक्रमण कर हमारे देश के शासक को हराकर विदेशी सत्ता यहां पर स्थापित किया। विदेशी शासक प्रमुख रूप से कौन कौन हुए? पहला है इंडो ग्रीक। पहला है इंडो ग्रीक भारत में मध्य एशिया बैक्ट्रियाई से आए थे। भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाने का श्रेय इन्हें जाता है। भारत में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? इंडो ग्रीक मध्य एशिया बैक्ट्रियाई से आए थे। इन्हें सोने का सिक्का चलाने का पहली बार श्रेय जाता है। पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया। इससे पहले हमारे देश में पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया। विदेशी शासन में ही दूसरा शासक है शंख वंश। शंख वंश विदेशी शासकों में दूसरा है। भारत में मध्य एशिया से आए। ये भी कहां से आए हैं? भारत में मध्य एशिया से आए हैं। सबसे प्रतापी राजा शासक जो हुआ है रुद्रदामन शंख वंश का बहुत फेमस शासक है। प्रतापी शासक रुद्रदामन। ये संस्कृत भाषा के प्रेमी थे। गुजरात, जूनागढ़ अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख मिला है। संस्कृत भाषा के प्रेमी थे। इनके समय का अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख मिला है। जूनागढ़ में चर्चा
रुद्रदामनी चर्चा, मौर्य वंश की चर्चा और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है। जूनागढ़ के अभिलेख में क्या क्या बात हमको मिला है? रुद्रदामनी की चर्चा, मौर्य वंश की चर्चा और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा, इनके बारे में उल्लेख हमको मिलता है। अशोक की चर्चा, शंख वंश की चर्चा, सुदर्शन झील की चर्चा, जल संसाधन हेतु निर्मित, ये सारे चीज का उल्लेख हमको जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। इतिहास को जानने का स्रोत हमारे पास दो तरीका है, पहला है पुरातत्व अभिलेख और दूसरा है हमारा साहित्य। तो जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में जो हमको अभिलेख मिले हैं उसमें शंख वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन, अशोक की चर्चा, सुदर्शन झील की चर्चा, ये सब की चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। अगला हमारा है पल्लव वंश। विदेशी शासकों में तीसरा शासक है हमारा मौर्य वंश के बाद, मौर्योत्तर काल में तीसरा पल्लव वंश। भारत में ईरान से आए, पल्लव वंश कहां से आए हैं? ईरान से। भारत में ईरान से आए, इन्हें पार्थियाई भी कहते हैं। पार्थियाई, इंडो ग्रीक को बैक्ट्रियाई और इनको पार्थियाई भी कहते हैं। प्रमुख शासक गोंदोफर्निस, राजधानी तक्षशिला। इन्होंने राजधानी किसे बनाया है? तक्षशिला को बनाया है। प्रमुख शासक है गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस के समय सेंट थॉमस भारत आया। सेंट थॉमस भारत आया है। किसके शासनकाल में? अगर एग्जाम में आए तो पल्लव वंश के शासक गोंदोफर्निस के समय में राजधानी थी तक्षशिला। इनके समय सेंट थॉमस भारत आया। इनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार भारत आए सेंट थॉमस भारत आया, ईसाई धर्म का पहला प्रचारक। सेंट थॉमस की हत्या मद्रास में कर दी गई। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर वो आए थे और यहाँ जो धर्म चलता था उस समय, या किसी से इनका पसंद नहीं आया होगा, सेंट थॉमस का मद्रास में हत्या हो गया। अगला है हमारा चौथा कुषाण वंश। कुषाण वंश ये भी विदेशी शासक है। कुषाण वंश ये चीन से भारत आए थे। कुषाण वंश कहां से आए? चीन से भारत आए। संस्थापक है कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस कुषाण वंश के शासक हैं। कुषाण वंश चीन से भारत में आए थे। संस्थापक कुजुल कडफिसस। इनकी जाति यूएची थी। यूएची। प्रतापी सम्राट कनिष्क। कुषाण वंश का जो प्रतापी साम्राज्य था, राजा बहुत लोग होते हैं, एक वंश में 2, 4, 10 राजा होते हैं, पर 1-2 लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, तो उनको प्रतापी सम्राट कहा जाता है। कनिष्क जो है चीनी शासक कुषाण वंश के सबसे प्रतापी सम्राट के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश के बाद दूसरा सबसे प्रतापी साम्राज्य और अंतिम हिंदू सम्राट कनिष्क को जाना जाता है। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी। पहला है पेशावर और दूसरा है मथुरा। 2 राजधानी। कुषाण वंश की कितने राजधानी? 2। पहला है पेशावर और दूसरा है मथुरा। 2 राजधानी इन्होंने बनाया, पेशावर और मथुरा। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। चतुर्थ बौद्ध संगति इनके शासनकाल में हुआ। देश में चौथी बौद्ध संगति हुआ है। उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। चौथे बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र है। एग्जाम में आता है वसुमित्र। चौथे बौद्ध संगति जब हुआ उस समय शासक कौन था? कनिष्क। और उस संगति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। राज्यरोपण 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया। इनके समय में एक और बहुत बड़ी घटना क्या हुई है? कैलेंडर चालू किया है 78 ईस्वी में शक संवत।
मूर्तिकला की दो शैली विकसित हुई कनिष्क के समय में। मूर्तिकला की दो शैली, पहला है गंधार शैली, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडो ग्रीक दोनों का कॉम्बिनेशन था, उसको बोलते हैं गंधार शैली। दूसरा है मथुरा शैली, इसको कहा जाता है हेलेनिस्ट कला कहा जाता है। कनिष्क ने सिक्के चलाए तथा सर्वाधिक सोने के सिक्का नियमित रूप से चलवाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्का कनिष्क ने चलवाया है। सर्वाधिक सिक्का तो इससे पहले सोने का सिक्का और चलवाए, पता चल गया, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सिक्का किसने चलवाया है? कनिष्क ने चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देश में देशी कई शासक हुए, विदेशी भी शासक हुए। इसमें सबसे फेमस शासक कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फेमस शासक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे पास देशी रूप से शुंग वंश, कंडा वंश, सातवाहन वंश आया, यूनानी वंश, शंख वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश आया। लेकिन सबसे प्रतापी राजा कौन बना? कनिष्क बना। सर्वाधिक सिक्का चलाने का श्रेय इनके नाम से जाता है। इन्होंने मूर्तिकला प्रारंभ किया। कनिष्क का समकालीन चीनी शासक, जिस समय कनिष्क हमारे देश में शासन किया उस समय चीन का शासक कौन था? ये एग्जाम में कई बार आया है। यान चासु कौन है ये? चीन के शासक। कनिष्क के 4 रत्न थे। कोई भी शासक होता है महान शासक, तो उनके 2, 4, 5 खास व्यक्ति होते हैं जो साम्राज्य को चलाने में मदद करते हैं। उनको हम लोग कहते हैं रत्न। जैसे अकबर के 9 रत्न थे, विक्रमादित्य के 9 रत्न पिछले बार बताया था। उसी प्रकार कनिष्क भी एक बहुत फेमस राजा थे। फेमस शासक कनिष्क के 4 रत्न का उल्लेख इतिहास में मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कनिष्क के 4 रत्न, पहला है वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया इन्होंने। 4 रत्न में से पहला कौन है? वसुमित्र। दूसरा है अश्वघोष, चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष महान बौद्ध कवि और दार्शनिक थे। अश्वघोष महान बौद्ध कवि और दार्शनिक थे। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम और सौदरान है। इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। अश्वघोष को क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन। मिल्टन मतलब पैराडाइज। तीसरा इनका रत्न है नागार्जुन। कनिष्क के समय में पहला रत्न कौन? वसुमित्र। दूसरा रत्न अश्वघोष और तीसरा रत्न नागार्जुन है। नागार्जुन आध्यात्मिक सूत्र की रचना किया है। ये वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक सूत्र की रचना किया है। शून्यवाद के जनक है नागार्जुन। क्या है? शून्यवाद के जनक है। शून्य का खोज क्या है? इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे। इनके समकक्ष भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। और भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। चौथा महान रत्न इनका था वो न चरक है। चरक, इन्होंने चरक संहिता का प्रतिपादन किया है। ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। जितने प्रकार की बीमारियां और उसकी आयुर्वेद में इलाज चरक ने संकलन किया है। चरक संहिता में आयुर्वेदिक ग्रंथ है ये चरक कनिष्क के शासनकाल के 4 रत्न में से एक है। महान महान लोगों को अपने पास रखते थे। चरक संहिता बनाया है चरक ने। यह एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। इससे पहले चिकित्सा शास्त्र में इतना फेमस और कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, इसलिए भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक चरक को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक बोलेंगे तो चरक, लेकिन अगर कोई बोलेगा शल्य चिकित्सा के जनक,
शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन होता है ना, शल्य मतलब काटना फीटना। शल्य चिकित्सा के जनक अगर एग्जाम में पूछे तो सुश्रुत है, और चिकित्सा शास्त्र का जनक बस अगर आएगा एग्जाम में तो चरक है। शल्य चिकित्सा के जनक आएगा तो सुश्रुत है। मौर्य काल के समय, मौर्य काल के बाद हमारे देश में देसी और विदेशी दो प्रकार के हमारे देश में शासक हुए। देसी शासकों में 3 वंश का उल्लेख मिला है। मेन चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग। देसी शासक में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। विदेशी शासक में इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी वंश, शंक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, और कनिष्क के 4 रत्न, 4 रत्न में से पहला है वसुमित्र, दूसरा अश्वघोष, तीसरा नागार्जुन और चरक। अश्वघोष के बारे में देखना है। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष, वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। महान बौद्ध कवि और दार्शनिक है। अश्वघोष के द्वारा लिखा गई पुस्तक बुद्ध चरितम और सौदारान है। भारत का मिल्टन कहा जाता है इन्हें। नागार्जुन एक वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक सूत्र की रचना किया है। चरक चरक संहिता रचना किया है। इन्हें भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में ही गुप्त काल आया। मौर्योत्तर काल में क्या आया? गुप्त काल। मौर्य काल के बाद एक काल और आता है, वो है गुप्त काल। ये भी मौर्य काल के बाद आया, इसलिए गुप्त काल को भी मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे हम लोग। मौर्योत्तर काल मौर्य वंश के बाद के काल जिसको बोलते हैं गुप्त काल। गुप्त काल भी एक मौर्योत्तर काल है। मौर्य वंश के बाद आने वाला फेमस शासक है गुप्त काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल इंपॉर्टेंट क्यों है? गुप्त काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक था। 300 ईस्वी से एडी से 750 एडी तक इनका शासन रहा। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल दोनों पढ़ेंगे हम लोग। गुप्त काल 300 से लेकर 600 ईस्वी तक। गुप्तोत्तर काल गुप्त के बाद के काल 600 से 750 एडी तक। गुप्त काल, और जैसे हमने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल पढ़ा है मौर्य के बाद, वैसे ही गुप्त काल और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। 300 से लेकर 750 मतलब 400 साल तक गुप्त काल हमारे देश में चला है। गुप्त काल का शासक कुषाण वंश के सामंत थे। गुप्त काल कौन थे? कुषाण वंश आपने पढ़ा है। चीन के मौर्य काल के बाद कुषाण वंश आया, जो कि एक चीन के शासक थे, और कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क। लेकिन गुप्त काल में जितने भी शासक हुए वो कुषाण वंश के सामंत थे। गुप्त काल के शासक कुषाणों के सामंत थे। प्रमुख शासक गुप्त वंश के कौन कौन से शासक जो है वो प्रमुख शासक हुए? बहुत सारे शासक हुए। हम लोगों को प्रमुख प्रमुख शासक को देखना है, लिखते जाइएगा आप लोग। पहला है श्री गुप्त, गुप्त काल के संस्थापक, महाराज की उपाधि धारण किया। श्री गुप्त। दूसरा है घटोत्कच। चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है समुद्रगुप्त। पांचवा है रामगुप्त। छठवां है चंद्रगुप्त द्वितीय। सातवां है कुमारगुप्त। आठवां है स्कंदगुप्त। नौवां है भानुगुप्त और 10वां है विष्णुगुप्त। ये गुप्त वंश के शासक हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। गुप्त वंश के शासकों के बारे में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। व्यापम और पीएससी छत्तीसगढ़ में लगातार क्वेश्चन पेपर देखने से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहां पर से क्वेश्चन उठाता है, उसको देखेंगे। गुप्त वंश के पहला शासक है श्री गुप्त।
गुप्त वंश के पहला शासक कौन है? श्री गुप्त। श्री गुप्त के बारे में क्या एग्जाम में आया है? गुप्त काल के संस्थापक हैं। श्री गुप्त क्या है? गुप्त वंश के संस्थापक हैं। महाराजा की उपाधि धारण किया है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाया। इनकी जानकारी इति संग देता है, जो एक चीनी यात्री है। हमें जो श्री गुप्त के बारे में जानकारी मिली है वो इति संग चीनी यात्री है, उनके साहित्य में ये मिला है। दूसरा है घटोत्कच। दूसरा गुप्त वंश का राजा कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच को दूसरा गुप्त वंश का शासक माना जाता है। महाराज की उपाधि धारण किया। गुप्त वंश के शासक क्या उपाधि धारण किया? महाराज की उपाधि धारण किया। तीसरा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरा क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक है। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक। श्री गुप्त को संस्थापक माना जाता है, लेकिन सबसे प्रतापी फेमस गुप्त वंश का राजा कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया है। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। इन्होंने गुप्त संवत चलाया। शक संवत कनिष्क ने चलाया, कैलेंडर होता है ये। इन्होंने गुप्त संवत चलाया। संवत कई प्रकार के हैं ना। कली संवत 3102 बीसी में चला था। जैसे संवत के बारे में बता दें, कली संवत 3102 ईसा पूर्व में चला। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चला। ग्रिगेडियर कैलेंडर, अभी जो हम जनवरी फरवरी आज 30 मार्च ये सब समझ रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? ग्रिगेडियर कैलेंडर। ये ईसा का जन्म से 00 लेता है और ईसा के जन्म के बाद से 1-2 शुरू हुआ है। आज 2024 है। ईसा के जन्म। गुप्त संवत 319 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी। हिजरी वर्ष, इस्लाम वर्ष कहा जाता है, 622 ईस्वी। इलाही वर्ष संवत 1583 ईस्वी। इलाही वर्ष संवत 1583 ईस्वी। सर्वप्रथम गुप्तकालीन सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? वास्तविक संस्थापक। सबसे पहले इन्होंने सिक्का चलाया। सर्वप्रथम गुप्तकालीन सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चांदी का सिक्का था, उसे रूपक कहा जाता था। चांदी का सिक्का को रूपक कहा जाता था। सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया था, जिसको दिनार कहते थे। रूपक और दिनार अगर एग्जाम में आए, दिनार और रूपक, तो बताइए रूपक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम के समय चलाए जाने वाले चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता है। लेकिन दिनार कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए सोने और तांबे का सिक्का को दिनार कहते थे। अगला है समुद्रगुप्त। अगला कौन है? समुद्रगुप्त। इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी सम्राट। इन्होंने बहुत सारी उपाधि धारण किया, जैसे लिच्छवी, दैहित्र, विक्रिमांक, सर्वराजे क्षेत्रा, धरती बंद। इतना उपाधि धारण किया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी सम्राट है। चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना हमारे देश का? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बहुत सारे उपनाम हैं, उपाधि धारण किए हैं। समुद्रगुप्त ने भारत विजय अभियान चलाया था। समुद्रगुप्त ने भारत में जितने भी छोटे मोटे साम्राज्य थे सबको जीत लेने का अभियान चलाया। समुद्रगुप्त ने भारत विजय अभियान चलाया था। सैन्य शक्तियों का विशेष अभ्यास इनकी थी। इनके पास बहुत ज्यादा सैनिक और अभ्यस्त ट्रेन सैनिक रहे होंगे। सैन्य शक्तियों का विशेष अभ्यास, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमको? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। एक ग्रंथ है
इलाहाबाद प्रशस्ति या तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में क्या मिला है हमको? समुद्रगुप्त के कार्यकाल के समय हुए घटनाओं का जानकारी मिलता है। इसे हरिशेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिशेन ने लिखा है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। यह चंपू शैली में है। प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में है? अगर एग्जाम में आएगा तो चंपू शैली में है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिशेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें? समुद्रगुप्त के कार्यकाल के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। इसे चंपू शैली कहते हैं। समुद्रगुप्त दो प्रकार से युद्ध करते थे, पहला धर्म विजय और दूसरा दिग्विजय। समुद्रगुप्त ने क्या किया है? भारत विजय का अभियान चलाया। मतलब देश में जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य थे वो सबसे युद्ध करना और अपने में मिला लेना। पूरे भारत विजय का अभियान समुद्रगुप्त ने चलाया है। दो प्रकार से लड़ाई लड़ते थे ये। पहला लड़ते थे धर्म विजय और दूसरा लड़ते थे ये दिग्विजय। दिग्विजय और धर्म विजय दो प्रकार से युद्ध करते थे। धर्म विजय मतलब सत्ता जीतकर उसकी राज्य उसे वापस कर देना। हमला करते थे किसी साम्राज्य में और जीत लेते थे, और जीत के बाद विजय घोषित होते थे और वो साम्राज्य जिसका रहता था उसको सौंप के चले जाते थे। देखो मैं जीत गया ऐसा, और आप हार गए। अगला हार मान लेता और उसको साम्राज्य उसको छोड़ के चले जाए। मतलब वो युद्ध कैसा था? धर्म का युद्ध था। बस मैं कौन जीतेगा कौन हारेगा करके लड़ाई लड़ते थे और जीत गया सत्ता सौंप देते थे। ऐसे को कहा जाता था धर्म विजय। दिग्विजय सत्ता जीत कर उसके राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते थे, तो इसको दिग्विजय और धर्म विजय दो प्रकार का युद्ध इनके शासनकाल में था। दक्षिण भारत को जीतने वाला शासक समुद्रगुप्त पहला शासक है। दक्षिण भारत में आक्रमण किया और दक्षिण भारत को समुद्रगुप्त ने आक्रमण कर जीत लिया। दक्षिण भारत को जीतने वाले समुद्रगुप्त प्रथम शासक है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के तरह विशेष सैन्य अभियान के ज्ञानी थे। नेपोलियन सैन्य अभियान के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भारत में वैसा ही कौन था? समुद्रगुप्त था। इसलिए विसेंट स्मिथ इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अश्वघोष। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। देखो इतनी बातें आज हम लोगों ने पढ़ा है। नेपोलियन कहाँ का है? फ्रांस का। समुद्रगुप्त वीणा बजाने के शौकीन थे। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। इनके सिक्के में वीणा बजाते हुए चित्र मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया। मुगल काल में औरंगजेब भी वीणा बजाते थे ना, कंटेंट कभी कंफ्यूज नहीं होना है। औरंगजेब भी वीणा बजाते थे, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। इनका वीणा बजाते हुए चित्र इनके समय का सिक्के में मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कविराज। कवि प्रिय किसे कहा जाता है? अगर कंफ्यूजन में एग्जाम में आए तो बीरबल को कवि प्रिय कहा जाता है। फैजी को राजकवि कहा जाता है। तीन कंटेंट में कंफ्यूज नहीं होना। कविराज, समुद्रगुप्त, कवि प्रिय, बीरबल, राजकवि, फैजी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, और राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि परम भागवत, देवराज, देवर्षि, देवगुप्त, इन्होंने उपाधि धारण किया है। राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन कला संस्कृति का केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह राजकुमारी कुबेर मात्र से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में कई बार आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह राजकुमारी कुबेर मात्र से हुआ। उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, जो वाकटक वंश छत्तीसगढ़ के शासक से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय
की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह छत्तीसगढ़ के वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन से हुआ है, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ है। शकों पर विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित इंपॉर्टेंट बात, शकों पर विजय इन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए इन्हें शक विजेता कहा जाता है। जीत की खुशी में चांदी का सिक्का चलवाया जिसे रूपक कहा जाता है। और गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय उज्जैनी, चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैनी कहा गया क्योंकि उनके शासन काल में उज्जैन में अनेक कला संस्कृति का उदय हुआ है। इनके दरबार में 9 रत्न थे। कनिष्क के दरबार में कितने रत्न? 4 रत्न। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में से कौन कौन से 9 रत्न थे और वो किस किस क्षेत्र से संबंधित थे, ऐसा आप लोग कॉलम बना लीजिए। और 9 रत्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न और इनके क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र थे? जैसे पहला है कालिदास, पहला कौन है? कालिदास, और इनका क्षेत्र क्या था? कवि। दूसरा है अमर सिंह, इनका क्षेत्र है कोषगार। तीसरा है घटक पर, इनका क्षेत्र है राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ। चौथा है बैताल भट्ट, इनका क्षेत्र है जादूगर। पांचवा है बराह मिहिर, इनका क्षेत्र है खगोल शास्त्री। छठवां है छपनक, इनका क्षेत्र है ज्योतिष। सातवां है वरुरुचि, इनका क्षेत्र है व्याकरण। आठवां है धन्वंतरी, इनका क्षेत्र है चिकित्सा। 9वां है शुंक, ये थे वास्तुकार। चंद्रगुप्त द्वितीय महारौली का लौह स्तंभ में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य महारौली का लौह स्तंभ, इसमें लिखा है बाहलिक नामक जाति को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का लौह स्तंभ में जंक नहीं लगने का प्रमाण है। इसमें राजा का नाम चंद्र लिखा है। क्या लिखा है? लौह स्तंभ में राजा का नाम चंद्र लिखा है। फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का एक एग्जाम में आता है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दरबार में आए। इन्होंने फी की या फूको पुस्तक लिखा है। फायान चीनी यात्री है। किसके दरबार में या किसके शासनकाल में भारत में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इन्होंने पुस्तक लिखी है फी की या तो फूको पुस्तक लिखी है। इसके बाद शासक हुआ है कुमार गुप्त। किसको पढ़ेंगे अब हम लोग? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त शासक हुए हैं। कुमार गुप्त कार्तिकेय की पूजा करते थे। अपने सिक्के पर मयूर का चित्र अंकित कराया। कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर। कार्तिकेय का पूजा करते थे। अपने सिक्के पर मयूर का चित्र अंकित करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, कुमार गुप्त ने बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होती थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के समय का मिलता है। हमारे देश में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के शासनकाल के समय का मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय को भारत का ऑक्सफोर्ड बौद्ध विश्वविद्यालय कहते हैं। ऑक्सफोर्ड की तुलना किसकी की जाती है? नालंदा विश्वविद्यालय को भारत का ऑक्सफोर्ड बौद्ध विश्वविद्यालय कहते हैं। विक्रम और एग्जाम में आता है कई बार। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। ये भी बिहार में है। 2014 में इसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की उपाधि मिला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया बिहार में। 2014 में इसको अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की उपाधि मिली है। उस समय कुलपति अमर्त्य सेन थे, जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स क्षेत्र में मिला है। अमर्त्य सेन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे, अमर्त्य सेन।
भारत में हूणों को कुमारगुप्त ने हराया। हूणों ने भारत में आक्रमण किया, कुमारगुप्त उस समय शासक थे और हूणों को हरा दिया। हूणों को हराने का श्रेय किसे जाता है? कुमारगुप्त को जाता है। भारत से हूणों को स्कंदगुप्त ने बाहर किया है, हराया, लेकिन हूण भागे भारत से नहीं थे, सिर्फ हारे थे। लेकिन इसके बाद का शासक स्कंदगुप्त हुआ, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जिसने हूणों को पूरे भारत से बाहर कर दिया। सुदर्शन झील, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यह जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में क्या है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। गुजरात में क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा बनवाया गया सुदर्शन झील का उल्लेख है। एक और अभिलेख गुप्त काल के समय का एग्जाम में आता है, एरंड अभिलेख। एरंड अभिलेख गुप्त काल के समय का दो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जूनागढ़ अभिलेख और दूसरा है एरंड अभिलेख। इस अभिलेख के बारे में भानुगुप्त के सामंत गोपराज, जो एक युद्ध में मारा गया और लगान वसूलने का एक पद होता था, इसके पत्नी इनके चीता के साथ जल गई। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। एरंड अभिलेख में क्या मिलता है? अगर एग्जाम में आए तो क्या बोलोगे? सती प्रथा हमारे देश में था, उसका प्रमाण कहां मिलता है? एरंड अभिलेख में मिलता है। किनकी पत्नी का जलने का साक्ष्य मिला है? भानुगुप्त के सामंत गोपराज एक युद्ध में मारा गया, उसकी पत्नी का जलने का साक्ष्य मिला है। गोपराज की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी और इनकी पत्नी का सती होने का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। एग्जाम में अगर आए गुप्त काल से संबंधित, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि गुप्त काल के अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश से संबंधित इतनी बातें हमने पढ़ा। गुप्त काल को 300 से लेकर 750 ईस्वी तक बांटा गया है। 350 से 600 तक को गुप्त काल कहते हैं और 600 से लेकर 750 को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे कि गुप्त काल के पतन के पश्चात हमारे देश में क्या क्या घटना हुई, ये सबको पढ़ेंगे। गुप्त काल से संबंधित जितने भी पीएससी, व्यापम या अन्य भर्ती परीक्षा में छात्रावास अधीक्षक, कई प्रकार की जितनी भर्ती परीक्षा शासकीय सेवा के हैं, गुप्त काल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इतने में से आने की संभावना है। इसको वीडियो देखते देखते अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार पढ़िए, एग्जाम के समय रिविजन करके जाइए, तो गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा।